जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आज मैं उसका कनाडा रेड सील प्रोग्राम का जो फर्स्ट पार्ट है उस वो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म्स के बारे में गाइडलाइंस बताई थी। आज हम फॉर्म्स को फिल करना आपको बताएंगे कि ये कैसे फिल करना है और इसका क्या तरीक़ाकार है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं वीडियो की जाने। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने, फिर से मैं थोड़ा आपको बता दूं, स्किल ट्रेड्स बीसी की वेबसाइट पे जाना है। मैंने बेकर सेलेक्ट किया था तो मैं बेकर पे ही आगे बात करूंगा। ठीक है। आपने आपके आपसे रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह इस पेज को ड्रैग करते हुए नीचे आना है। सबसे नीचे आके यहाँ पर दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। अब सबसे पहले हम इस पे जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें हम इसको व्यू एज पीडीएफ जो उन्होंने दिया हुआ है इसको व्यू करेंगे। वहाँ ये 2 पेजेस का फॉर्म है, इसको हम स्टडी करते हैं। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इसको कर लूँ, हो जाए ये, मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब देखिए, जो इसमें जो दिया गया है, हम इसको स्टार्ट से शुरू करते हैं। एप्लीकेशन है, सर्टिफिकेशन, चैलेंज आर सुपरविजन एंड साइन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। दिस फॉर्म इज यूज टू अप्लाई टू चैलेंज ट्रेड सर्टिफिकेशन और अप्लाई फॉर ए सुपरविजन एंड साइन ऑफ अथॉरिटी नंबर। मतलब ये जो फॉर्म है ये सर्टिफिकेशन के लिए भी है और सुपरवाइजर के सिग्नेचर और साइन ऑफ मतलब साइन करने के लिए भी है। Only sponsors are employers who are directly supervising apprentices and are not yet certified in their trade are eligible to apply for supervision and sign up। कि मतलब वो स्पॉन्सर्स या वो जो एम्प्लॉयर्स जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो सुपरवाइज कर रहे हैं, उनके लिए ये बेसिकली ये फॉर्म है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी एलिजिबिलिटी दी गई है। अब इसमें आगे आते हैं। द एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय एट लीस्ट वन एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। फॉर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन रेफर टू। हर एप्लीकेशन के साथ एट लीस्ट एक एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन होगा या स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये दोनों दोनों ही आप ये समझ लेके लगाने। इनकम्प्लीट जो है वो प्रोसीड नहीं होगा और रिटर्न हो जाएगा। अब सबसे पहले है आई एम अप्लाइंग टू, आप लिखेंगे चैलेंज ए ट्रेड सर्टिफिकेशन, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। फिर चैलेंज एप्लीकेंट पेमेंट फीस। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे आपको फीस के ऑप्शन दिए गए। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी मेड बाय, यहाँ पर आपने जो फी पे करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि फीस कैसे पे करनी है, तो इसको अभी फिलहाल आप छोड़ दें। अब आगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अब आपने जिन खानों के साथ स्टैरिक लगा हुआ है उनको आपने फिल लाजमी करना है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट कंसिडर होगा। अब स्किल ट्रेड्स बीसी इंडिविजुअल आईडी, ये अभी लीव, ये इन्होंने खुद ली हुई, लीव ब्लैंक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तब तक ये इसी तरह खाली रहेगा। प्रोग्राम का आपने ट्रेड लिख देना जो बेकर हमने सेलेक्ट किया था। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लीगल लास्ट नेम। अब 3 चीज़ें काउंट होती है, जैसे मोहम्मद अली अहमद। सो मोहम्मद फर्स्ट नेम, अहमद मिडिल नेम, और सॉरी अली मिडिल नेम और अहमद लास्ट नेम में आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डालनी है। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखी हुई है, ये मंथ है, एम का मतलब है मंथ, डी का मतलब है जो दिन है, और ईयर 1986 2000 जो भी आपकी वो डेट है इस हिसाब से लिखनी है। ये आपने वो अपनी वो जेंडर डिस्क्लोज कर देनी है। ये आपका मेलिंग एड्रेस होगा, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, पोस्टल कोड, फोन नंबर, सेकेंडरी फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। डू यू सेल्फ आइडेंटिफाई एज एन इंडिजिनस पर्सन? यस। हैव यू एवर बिन एम्प्लॉयड बाय और कॉन्ट्रैक्टेड बाय स्किल्ड? नो। आप इसको नो कर देंगे, इसको यस कर देंगे। यहाँ पर फ़ोन नंबर कोई भी आप लिख दें। ठीक है।
कंट्री कोड के साथ, प्रोविंस, स्टेट, वो आप ये नॉर्मल सी चीज़ें, इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड, टू क्वालिफाई टू चैलेंज a certification or be granted supervision and sign off authority, you must prove you have worked the required minimum number of hours in ट्रेड है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि आपको कितने घंटों का, क्योंकि कनाडा में ये होता है कि आपने यू मस्ट प्रूव यू हैव वर्क द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इन द ट्रेड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब टास्क एसोसिएटेड विद द ट्रेड, द डिटेल्स वेरी बाय ट्रेड एंड आर लिस्टेड इन द एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ एक्टिविटी। जो नेक्स्ट जो दूसरे फॉर्म्स हैं उसमें ये बताया गया है कि इस ट्रेड के लिए आपको कितने घंटों का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर इस फॉर्म को आप जिस जिस कंपनीज के साथ आपने काम किया हुआ वो पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर आप कंपनी ए आ जाएगी, फिर बी आ जाएगी, सी आ जाएगी, जो भी आपकी जितनी कंपनीज के साथ आप शो करना चाहते हैं। फिर जिस डेट्स जब से स्टार्ट किया था, जब फिनिश किया, फिर जब स्टार्ट किया, जब फिनिश किया, वो डेट्स आपने डाले। लेकिन ये जो आपका वर्कड आवर्स है टोटल, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैलकुलेट किस तरह करना है। बहुत इजी है, कोई इतना मसला नहीं है। फिर इसके बाद आपने साइन, एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, यहाँ पर उसके साइन आ जाएंगे, यहाँ पर वो डेट डाल देंगे जिस दिन आपने ये फिल किया। अब साइन जारी सी बात है इसका प्रिंट निकालना पड़ेगा, आप साइन करेंगे, फिर इसको स्कैन करके दोबारा से आप भेजेंगे। तो ये 2 फॉर्म तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म की जानिब। इसको खोलते हैं। यहाँ पर आपको जो चीज़ रह गई थी वो बताऊंगा मैं आपको। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ये। ठीक है जी, अब बेकर एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म, दिस फॉर्म इज यूज्ड टू डिक्लेयर वर्क एक्सपीरियंस फॉर पीरियड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डायरेक्ट सुपरवाइजर ऑफ द एप्लीकेंट हु विल बी कॉन्टेक्टेड बाय स्किल्ड ट्रेड्स बीसी। अब ये जो फॉर्म है ये आपका सुपरवाइजर, जो आपका एप्लीकेंट है, आप खुद एप्लीकेंट हैं तो जो आपका जो मैनेजर होगा या सुपरवाइजर होगा वो फिल करेगा बेसिकली उनके लॉ के मुताबिक। मस्ट बी कम्प्लीटेड फॉर ईच पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो फॉर्म है, आपने अगर 10 कंपनी में काम किया हुआ है या आप जितनी कंपनीज का आप शो करना चाहते हैं, इतनी कंपनीज के आपके सुपरवाइजर इसी तरह अलग अलग से फॉर्म फिल होते जाएंगे और सुपरवाइजर के साइन और उन सब के नंबर्स, डिटेल्स इसी तरह ऐड होती जाएंगी। तो इसमें आपने ये देखना है कि वही एक्सपीरियंस शो करेंगे जो आप वेरीफाई कर सकें। ठीक है, to qualify to challenge certification in this trade or be granted authority to supervise and sign off apprentice in this trade, individuals must have। अब इसमें 8100 hours performing the tasks listed in section D, experience performing at least 70% of the job task listed in section D, valid food safe level 1 certification or equivalent for receptive, attach copy of document। अब आपके पास इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए, एक तो आपको 8100 घंटों का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर आपको लेवल 1 फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए या इससे बराबर आपको डिप्लोमा चाहिए जो ब्रिटिश कोलंबिया BCC DC एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करना है इसके लिए। तो इसलिए आपने वो ट्रेड सिलेक्ट करनी है जिसमें ये आप ये चीज़ें, इसमें यहाँ पर ये भी बताने का मकसद ये है कि आप वो चीज़ें अटैच करें कि जो आप कल उसको उनको दे भी सकें। खाली ये नहीं है कि सिलेक्ट कर लिया और आगे फिर पास के बैठ गए। तो चलते हैं फिर अगले पोर्शन। यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, वही इसी तरह जैसे आपने पहले लिखा। फिर आप एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट, एंटर द बिजनेस इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेंट्स पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्लेयर्ड फॉर दिस ट्रेड। अब जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे उस नेम का, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी होटल में या किसी भी बेकरी में काम किया है तो उसका नाम आ जाएगा, उस बेकरी का एड्रेस आ जाएगा, कौन सी सिटी में है,
कौन से प्रोविंस में है, कंट्री कौन सा, उसका जिप कोड क्या है, ये आप गूगल से निकाल सकते हैं, पोस्टल कोड, जिप कोड, जिस इलाके का भी रखेंगे। बिजनेस फ़ोन नंबर उनका, अगर उनकी वेबसाइट है तो वो डाल देनी है। एंटर द डेट्स एंड नंबर ऑफ आवर्स फॉर दिस पीरियड ऑफ एम्प्लॉय। पहले आप डेट डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 2018 से स्टार्ट किया, 2018 आएगा, आज 2022 जनवरी फरवरी को भी छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल जी आपने 2018 और आपने 2022 में छोड़ दिया। अब टोटल नंबर ऑफ वर्किंग कितनी बन जाएगी? अब ये देखिए, आपने 4 साल आपके बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सुनने वाली बात है। अब 4 साल में आपकी रोजाना की शिफ्ट है जी 8 घंटे, 8 घंटे की आप शिफ्ट करते हैं, ठीक है। उसमें से आपकी 1 घंटा ब्रेक हो गई या 2 घंटे ब्रेक में निकल जाए आगे पीछे, तो आपके जो वर्किंग आवर्स बन गए वो 7 बन गए या 6 बन गए, या इसको आप 8 रख लें, जो भी आप, वो अपनी जॉब के हिसाब से है। अब रोजाना के 8 घंटे आपने जॉब टास्क किया, 8 हफ्ते में आप 5 दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा 40 घंटों को ज़्यादा मानते हैं वो, ठीक है। तो हफ्ते के 40 घंटे हो गए 5 दिन काम करके, तो एक महीने में 4 हफ्ते हो गए, तो ये महीने का 160 आवर्स हो गए। साल के कितने बन गए? 160 मल्टीप्लाई बाय 12 आप करेंगे। ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठहर जाए ज़रा, इजी हो जाएगा। मैं इधर से देखता हूँ कैलकुलेटर किधर गया। ये अब देखें जी, 8 घंटे, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डेज, ये आपके 40 हो गए। अब 40 का, हफ्ते के 40 घंटे हो गए, 40 ज़रब महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 40 ज़रब 4 करें तो ये आपके 160 हो गए। अब साल के निकालने हैं तो महीने के, साल में 12 महीने होते हैं और महीने में आप 160 घंटे कर रहे हैं, तो 160 मल्टीप्लाई बाय आप 12 करेंगे, तो ये आपका 1920 वर्किंग आवर्स हो गया। अब इसमें से आप छुट्टियां, कोई ईद की छुट्टी, कोई शबरात की, वो निकाल के फॉर एग्जांपल आप 5 दिन या 10 छुट्टियां निकाल लें, तो माइनस 8 घंटे कर रहे हैं, 8 ज़रबे 10, 80 घंटे आप वो माइनस कर दें, तो मतलब आपका 1840 घंटों का साल बन जाएगा, ठीक है। तो आपने 4 साल काम किया तो ये बन गया आपके 7360, लेकिन आपको 8000 क्या कहते हैं 100 घंटा चाहिए, तो वो आप क्या कहते हैं कम से कम आप उसको और बढ़ा लें, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको एक फार्मूला दिया है कि घंटे कैसे निकालने। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके सुपरवाइज़र के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पूरा नाम आएगा, एप्लीकेंट का भी पूरा नाम आएगा, ठीक है। फिर सुपरवाइज़र कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पर सुपरवाइज़र का आपका नाम आएगा, उसका पोजीशन और टाइटल क्या है वो आएगा, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात, आपने उसके लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये डेफिनेटली कॉल कनाडा वाले करेंगे, तो उसके लिए जारी सी बात है वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर या सुपरवाइजर किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता है। अगर वो सही इंग्लिश बोल सकता है तो इंग्लिश पे कर दें, अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप उर्दू पंजाबी जो भी आपने लिखना है वो लैंग्वेज आप लिख दें, तो वो आपको उसी पे कॉल करेंगे। फिर सुपरवाइजर डिक्लेरेशन ऑफ जॉब टास्क परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेंट बाय चेकिंग द एप्रोप्रिएट column indicate how frequently you as the direct supervisor of the applicant have personally witnessed the applicant performing the job task। अब वो ये कह रहा है कि आपसे ये जॉब टास्क पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस पर्सनल हाइजीन, ये सुपरवाइजर से पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि ये जो आपका बंदा है, एम्प्लॉय है, ये इनमें से इन पर अमल करता है या नहीं, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस पर्सनल हाइजीन, हाँ जी, यस, फ्रीक्वेंटली के रेगुलर है, ओकेजनली कभी कभी है, नेवर कभी भी नहीं। तो वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई आप इसको देखते हो तो ये रोज़ाना की बेस पे करता है, वो उसको चॉइसेस दे रहा है। इसी तरह वो ये क्वेश्चंस हैं, आपने इनको यस कर देना, यस नो जो भी आप, वो आगे पढ़ते जाएंगे और वो हो जाएगा।
ब्रांड्स और रोल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन है। फिर इसी तरह सुपरवाइजर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपका एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, फिर ये स्वीट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है और आपकी ये फील्ड है तो वो उसको पता होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली में ही टिक होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे फिर ये उसके साइन हो जाएंगे, नाम आ जाएगा, साइन हो जाएगा और जिस डेट को साइन हुआ, तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है। फिर इसी तरह सुपरवाइजर का नाम और लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी। आगे हम आते हैं अब स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको पहले इसका साइज बढ़ा लें। अब बेकर के लिए इसी तरह दिस फॉर्म इज यूज टू डिक्लेयर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच यू वर सेल्फ एम्प्लॉयड और ए प्रीवियस एम्प्लॉय विल नॉट कंप्लीट एन एम्प्लॉयड अप्लाई। अब इसमें यह है कि अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड है, फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस करते रहे हैं, आपने कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है बेकर्स के नाम से या किसी भी वो जो काम है जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड का काम है, तो तब ये आपने उसमें अपना ये एक्सपीरियंस शो करना है। ठीक है। इसी तरह वही सारा एक्सपीरियंस जितना जितना आपके पास है वो आपने लिख देना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लीगल नेम, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ, आपने सेकंड एम्प्लॉयर है उसके साथ काम किया तो उसकी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, बिजनेस नेम, उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, मेलिंग एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, वो सारी चीज़ें डाल के कब से कब तक आपका किया। इसी तरह आप वर्किंग आवर्स निकालेंगे, जॉब टाइटल ऑफ एप्लीकेंट, आपका वो एप्लीकेंट का जो भी आपका जॉब टाइटल है वो आपने डाल देना, फर्स्ट नेम, फिर इसी तरह लिखेंगे। फिर वर्क रीजन फॉर स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन वाज सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपने वो लिख देना है। अगर इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, एम्प्लॉयर विल और कैन नॉट कंप्लीट एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन। अगर आपके पास ऐसा मसला है कि क्या कहते हैं आपका जो एम्प्लॉयर है वो फिल नहीं करना चाहता है या आपके पास वो नहीं है, तो फिर ये आपने इस फॉर्म में रीजन बताने। इफ यू applicant must attempt to contact current or previous employers to request an employer degree filled out and signed। ठीक है, ये आप आपको समझ आ गई होगी कि आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से या करंट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि भाई ये साइन करो। अगर इफ यू आर अनएबल टू obtain an employer declaration for any portion of non self employment work indicate the steps you have taken to try। यहाँ पर आपने, अगर आपका एम्प्लॉयर या आपके पास ऐसे सोर्सेज नहीं है कि कोई ऐसा बंदा आपकी वेरिफिकेशन कर सके, तो यहाँ पर आपने इसमें ये पे लाइंस दी गई हैं, आपने लिखनी है पेजेस कि आपने क्या क्या ट्राई किया है, तो फिर भी आप नहीं कर सके, रीज़न देनी है कि आपने कॉल की, आप उनके घर गए या वो बंदा मर गया या कुछ भी, जो भी सिचुएशन वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर जॉब टास्क का इसी तरह वो फ्रीक्वेंटली वो सेम वही चीज़ जो पिछले फॉर्म पे थी वही चीज़ आ गई है। ठीक है, फिर इसी तरह नाम, एप्लीकेंट सिग्नेचर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आप वो चेक कर देंगे। फिर अब आपने जो मेन चीज़ है इस फॉर्म में 3 रेफरेंसेस देने हैं। ठीक है, और उनकी वेरिफिकेशन होगी। अब रेफरेंस 1 रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट के, आपका उसके साथ क्या था, लाइक फार्मर, पुराना एम्प्लॉय था, कॉन्ट्रैक्टर था, सप्लायर था, को वर्कर, क्लाइंट और अदर। ठीक है, इनमें से किसी पे भी क्लिक कर देना है। लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ रेफरेंस जो भी है उसका नाम पूरा लिख देना है। इंग्लिश लैंग्वेज है या उर्दू है, जो भी ज़ुबान बोलता है वो यहाँ पर लिख देनी है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश पे क्लिक कर, उसकी कंपनी का नाम क्या है, पोजीशन क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। इसी तरह सेम रेफरेंस 2 हो जाएगा और रेफरेंस 3 हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि वही बंदे डालने हैं जो आप उनको कॉल जाएगी और वो कॉल अटेंड करें और आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन पूछें वो जानते हों और आप वो बंदे आपका प्रॉपर मेंशन करें। अदरवाइज उनकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका ये सारी $120 फीस जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो बेसिकली ये 3 फॉर्म थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी ये कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्किंग आवर्स भी मैंने आपको निकाल दी, कैसे निकालना है। आप पीछे रह गया कि फ़ीस कैसे पे करनी है, वो मैं अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो फ़ीस कैसे पे करनी है।
उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी, मेरी ये कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। आप, मेरा जो मिशन है वो ये है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास ना जाएं, क्योंकि लोग इस काम का 5-5, 10-10 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अभी भी इस पे वीज़े लग रहे हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा, ये पूरी मेरी सीरीज़ है, 3-4 वीडियोस इस पे आएंगी, लगातार आएंगी कि ये कैसे करने हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे वीज़ा लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मेरी सेकंड वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़ीस पे करने के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं उससे जो अगली वीडियो होगी बताऊंगा कि ये वीज़ा फाइल कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग, जो जो भी आपके दोस्त और जो जो भी लोग हैं, उन सबको फ़ायदा हो सके और सारे काम कर सकें और सारे वीज़ा हासिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।